हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, मैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको टाइम बाय टाइम बनाकर पेश करता रहता हूं, ताकि अगर आप कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कोर्ट के अंदर अपनी वैवाहिक जीवन में फेस कर रहे हैं तो आपके पास उसका कोई लीगल सोल्यूशन हो जरूर। अक्सर मैंने देखा है जब हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई शुरू होती है तो वाइफ की तरफ से आमतौर पर डिमांड ऑफ डाउरी की एक कंप्लेंट CAW सेल या थाने के अंदर लगाई जाती है। दूसरा सेक्शन 12 DV एक्ट जो कि घरेलू हिंसा का केस है वो कोर्ट के अंदर फाइल किया जाता है और तीसरा मेंटेनेंस का केस भी फाइल किया जाता है। इसमें जो सबसे ज्यादा परेशान कुन केस है वो है डिमांड ऑफ डाउरी का 498A का। आज से लगभग 10 से 15 साल पहले हम ये देखते थे कि जैसे ही कोई वाइफ अपने हस्बैंड और इन लॉज के ऊपर 498A यानी कि डिमांड ऑफ डाउरी के एलिगेशंस लगाती थी तो अचानक से पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर्ड होते ही उन लोगों की धरपकड़ शुरू कर देती थी। धीरे धीरे हुआ क्या कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में ये चीजें आई और कोर्ट ने 498 को काफी हद तक न्यूट्रल किया और ऑटोमेटिक अरेस्ट जो होती थी उनको बहुत सारी जजमेंट्स के अंदर रोकना शुरू किया। एक वक्त बीता, 498A के केसेस में हस्बैंड्स की अरेस्टिंग काफी हद तक कम हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी कहा कि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट के तहत 498A के मैटर में सबसे पहले 41 CRPC का नोटिस देना मैंडेटरी है। लेकिन क्योंकि कानून है, कानून का किसी न किसी तरीके से प्रयोग और दुरुपयोग जरूर होता है, तो अब जब 498A के मैटर में आसानी से जमानतें मिलनी शुरू हो गई, बल्कि अब 41A का नोटिस अगर एक्यूज के पास यानी कि हस्बैंड के पास आ गया है तो उसे अपनी जमानत भी कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में अब जो वाइफ है वो क्या करती हैं कि अपने इन लॉज के ऊपर और अपने हस्बैंड के ऊपर उन सेक्शंस को FIR में इम्प्लीकेट करवाती हैं जो 498 से भी ज्यादा खतरनाक हैं। जैसे मैंने अक्सर ये देखा है कि जब 498A के मैटर ड्राफ्ट किए जा रहे होते हैं उस टाइम वाइफ अपने ससुर के ऊपर, अपने देवर और जेठ के ऊपर सोडोमी यानी कि अननेचुरल सेक्स के एलिगेशन लगाती हैं, छेड़छाड़ के एलिगेशंस लगाते हैं, इलीगल अबॉर्शन के एलिगेशंस लगाए जाते हैं और इसके अलावा कभी कभी अटेम्प्ट टू मर्डर के और रेप के चार्जेस भी लगाए जाते हैं। जब 377, 376 और 354 IPC के सेक्शंस किसी भी FIR के अंदर इम्प्लीड होते हैं तो फिर उसके अंदर आमतौर पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो एक्यूज को यानी कि हस्बैंड और उसके घर वालों को अरेस्ट करता है और उन्हें जेल भेज देता है। यानी कि जो कहानी 10 साल पहले कोर्ट के अंदर चलती थी कि 498A के अंदर अरेस्टिंग हो रही थी, तो अब लोगों ने उसके अंदर ऐसे सेक्शंस ऐड कर दिए कि 498 में अगर अरेस्टिंग नहीं भी बन रही है तो 376, 377 और 353 जैसे सेक्शंस के अंदर अरेस्टिंग होने लगी है। ये प्रैक्टिस भी इतनी ज्यादा धीरे धीरे कोर्ट्स के अंदर आम होने लगी, पुलिस स्टेशंस के अंदर आम होने लगी कि ये भी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में आ गई और आखिरकार जून की 13 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस सारे सीन को एक केस के अंदर समअप किया। एक मैटर हुआ जो कि थाना पिलखवा के अंदर एक लड़की ने अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज के ऊपर एलिगेशन लगाया। वो एलिगेशन भी इसी तरह के थे कि उसने पूरे अपने इन-लॉज के ऊपर, अपने ससुर, अपने देवर, अपने हस्बैंड के ऊपर अननेचुरल सेक्स, इलीगल अबॉर्शन, अटेम्प्ट टू मर्डर तक के एलिगेशंस लगाए। जब कोर्ट की संज्ञान में, ऑनरेबल हाई कोर्ट की संज्ञान में ये मैटर आया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब उस कंप्लेंट को प्रॉपरली रीड किया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये एक कंप्लेंट नहीं लग रही, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं सॉफ्ट पॉर्न लिटरेचर रीड कर रहा हूं। यानी कि उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो इतनी अभद्र थी, इतनी अश्लील थी, इतनी वल्गर लैंग्वेज उसमें यूज की गई थी कि जिसको पढ़ना भी कोर्ट के अंदर दुश्वार था। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ प्रयागराज ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि किसी भी मैटर के अंदर जिसमें इस तरह के सीरियस एलिगेशंस अगर लगाए गए हैं तो ऑटोमेटिक पुलिस को उसमें अरेस्टिंग नहीं करनी है। पुलिस को ऐसे मैटर्स के अंदर एक कूल ऑफ पीरियड को पास करना होगा, यानी कि वो कूल ऑफ पीरियड है 2 महीने का, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, यानी कि जिस तारीख में FIR रजिस्टर्ड हुई है उस तारीख से लेकर
2 महीने तक पुलिस को एक्यूज्ड और उसके अंदर जो को एक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट नहीं करना है, और इस पीरियड के अंदर पुलिस को इस मैटर को फैमिली वेलफेयर कमिटी के पास रेफर करना है। फैमिली वेलफेयर कमिटी के लिए भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से फैमिली वेलफेयर कमिटियां बनाई जाएंगी, और ये फैमिली वेलफेयर कमिटीज ऐसी कंप्लेंट्स के ऊपर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंसिलिएशन, मीडिएशन करने की कोशिश करेंगी, और अगर 2 महीने तक लगातार दोनों के बीच में कोई समझौता हो जाता है तो उस समझौते को रिकॉर्ड किया जाएगा, और वाइफ की तरफ से जितने भी केसेस हस्बैंड के ऊपर हैं, चाहे वो सिविल केसेस हैं या क्रिमिनल केसेस हैं, उनको इस समझौते की बुनियाद पर खत्म भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये जो फैमिली वेलफेयर कमिटीज हैं इनका रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यहां ये बात भी बहुत ज्यादा जरूरी है बतानी कि हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि दोनों पार्टीज यानी कि हस्बैंड और वाइफ जब भी फैमिली वेलफेयर कमेटी के सामने पेश होंगी वो अपने साथ 4 सीनियर एल्डर्स को जरूर साथ में लेकर जाएंगी, जिनके तजुर्बे और जिनकी हेल्प की वजह से इनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी चीज है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ा रिलीफ सिर्फ हस्बैंड को ही नहीं वाइफ को भी दिया है। कभी कभी हस्बैंड की अरेस्टिंग कराकर वाइफ अपनी इल विल को सेटिस्फाई करना चाहती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ 498 के मुकदमे से हस्बैंड के खिलाफ कार्रवाई करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मैटर्स के अंदर बैलेंस करने के लिए अब जरूरी ये हो गया है कि एक कूल ऑफ पीरियड 2 महीने का पुलिस पास ऑन करेगी, जिसके अंदर हस्बैंड और उसके घर वाले यानी कि एक्यूज्ड और को एक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक बात और जो यहां पर बतानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में स्पेशली ये बताया है कि अगर कोई भी आप एलिगेशन अपनी एफआईआर के अंदर, कंप्लेंट के अंदर आप ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा अश्लील विवरण देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट का बहुत साफ साफ कहना है कि अगर आप बहुत ज्यादा भद्दी लैंग्वेज, बहुत ज्यादा वल्गर लैंग्वेज और ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलने जा रहा है। मेन मकसद है सिर्फ उस इंसिडेंट्स को डिफाइन करना जो कि सोफिस्टिकेटेड और पोलाइट लैंग्वेज के अंदर भी डिफाइन किया जा सकता है। तो फ्रेंड, जैसे ये जजमेंट आई है, इस जजमेंट का नाम है मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये जजमेंट आप गूगल पर भी डाउनलोड कर पूरी जजमेंट आप रीड कर सकते हैं। जजमेंट के बॉटम पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं, बहुत सारी डायरेक्शंस दी हैं, जिन डायरेक्शंस को इस वीडियो के अंदर एक एक करके बताना जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने जो उसके मुख्य अंश थे, जो उसकी मेन हाइलाइट्स थी, वो आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट आपके माइंड में है, आप मुझे इनबॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे सेंड कर सकते हैं, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।